तो जैसे कि आपको पता है कि पिछले 4 रविवार से हम इस करियर मार्ग के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे पल्ली में हम लागू करना चाहते हैं, और इसकी तैयारी रूप से हमारे मध्यस्थ फादर अजॉय फर्नांडिस है, जो कल से लेके आज तक पेरेंट्स के लिए लगातार सेशंस लेता रहा। और आज बहुत ही भारी दिन था फादर के लिए, और आज रात को तुरंत बॉम्बे जाने वाले हैं। तो फादर को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे लिए ये समय निकाला है, और ये जो पहल हम करने वाले हैं हमारी पल्ली में एक दिशा देने के लिए और आप सबको प्रोत्साहित करने के लिए फादर यहाँ पे आए हैं। और ये करियर मार्ग की तैयारी के लिए आगे का जो रास्ता है ये सेशन के बाद में बताऊंगा आपको, लेकिन ये करियर मार्ग क्या है और आप किन चीज़ों पर ध्यान आप दे सकते हो ताकि आपके बच्चों को इस यात्रा में आप शामिल कराओगे, ये हमारी अपेक्षा है। ठीक है। फादर जॉय बहुत ही निष्णात है इस विषय में। फादर प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अनुसार फादर जिन लोगों के साथ मिलते हैं, जो फादर को मिलने आते हैं, अपनी समस्याओं पेश करते हैं, बहुत सा टूटा हुआ जीवन जो है, नहीं, चाहे वो एडल्ट्स हो चाहे वो बच्चे हो, वे सब फादर के पास जब आते हैं तो फादर को एक गहरी अनुभव से उनको दिशा देने की क्षमता है, और बहुत ज़्यादा हीलिंग फादर ने ले आए हैं लोगों को इस प्रकार की दिशा देने के लिए। इसलिए इस सेशन में हम हमारे जीवन को किस दिशा दे और अपने बच्चों को किस राह पे हम मार्गदर्शन दे, उसकी बहुत सारी हमें पॉइंट्स मिलेगी। ठीक है। तो फादर, थैंक यू फॉर शेयरिंग द रिसोर्स। आई इनवाइट यू टू जस्ट गिव अ फ्यू इंट्रोडक्टरी वर्ड्स टू देम। मैं हिंदी में बात नहीं कर सकता हूँ, 2 शब्द फादर ट्रांसलेट कर लेंगे। थैंक यू फादर आइजक and your team at our parish here in Baroda for taking forward this whole process of Career Marg. I have shown the volunteers how to conduct it, but beyond that, Father Isaac and his team has actually contacted all the parents through the volunteers and through the members of the parish to make this available to everyone. Thank you, Father, for this. And since I can't do the session in Hindi, I had worked out everything and Father will do the presentation of the program for you. Thank you, Father. तो फादर ने कहा है कि इस कार्यक्रम को लागू कराने के लिए बहुत लोगों की हाथ और सहयोग है इसके पीछे। नहीं, एक हमारे युवा मंडल है, वो लोग ने फादर के नेतृत्व में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था अगस्त के महीने में, और ये जो करियर मार्ग का जो सेशन का मॉड्यूल्स है वो अपने युवा मित्रों के नेतृत्व में होने वाला है। लेकिन उसके बावजूद हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग टीम है जो आप लोगों को फ़ोन करके नहीं बताया कि क्या है कैसा है, तो वो एक दिशा देंगे इस कार्यक्रम को। ठीक है। और फादर ने कहा है कि क्योंकि फादर हिंदी में बात करने के लिए तो डिफ़िकल्टी है, इसलिए जो फादर का फुल कंटेंट है गूगल ट्रांसलेट का सहयोग लेके मैंने पावरपॉइंट में जोड़ दिया है फादर के पावरपॉइंट में, और इसलिए कुछ जो ट्रांसलेशंस है बहुत लिटरल होगा, लेकिन जब हम प्रेजेंटेशन करेंगे आप अर्थ समझ के आप आगे बढ़ो। ठीक है। तो करियर मार्ग एंड इंट्रोडक्शन फॉर पेरेंट्स, व्यावसायिक नीति माता पिता के लिए कोई टिप्स हम बताने वाले यहाँ पे। तो सबसे पहली बात जो हमें याद में ध्यान में लेनी चाहिए वो ये चीज़ है कि एक युवा व्यक्ति अगर कभी भी सबसे कठिन और सबसे रोमांचक विकल्प चुनता है तो वह है उसके करियर के बारे में कि मैं क्या चुनने वाला हूँ। इट्स ए वेरी वेरी एक्साइटिंग चॉइस दैट द पर्सन मेक्स। संभावना अथवा लक बाय चांस एक भूमिका निभा सकता है। ओके, लक बाय चांस मैं जो करना चाहता था मुझे वो मिला और मैं कर पाया, लक से हो सकता है वैसा है। फिर भी इसके लिए तैयार रहना सबसे अच्छा है। हम हमारे जीवन में क्या दिशा ले, क्या करियर पसंद करिए, इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, और तैयारी करना क्यों जरूरी है ये हम बताना चाहते हैं। नेक्स्ट, तो जब हम देखते हैं लोग क्या चुनते हैं हम उनके जीवन में,
तो पता चलता है कि कोई पारंपरिक प्रभाव उसका भाग बजाता है। यहाँ पे पहले पहले मैं क्या करियर अपनाऊं बहुत आसान था, लोगों को इतना सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सब इन्फ्लुएंसेस थे, सांस्कृतिक अपेक्षा होती, पारिवारिक परंपरा थी, माता पिताओं की अपेक्षा थी, और हमारी जो पीयर इन्फ्लुएंस, सहकर्मियों का प्रभाव, इन सब चीज़ों को लेके लोग अपने करियर का चॉइस बनाते थे। अभी एक एक देखेंगे कि क्या क्या असर है इसका, ठीक है। तो जब हम सांस्कृतिक अपेक्षा के बारे में बात करते हैं, कुछ संस्कृतियों में एक पूरा समुदाय किसी न किसी प्रकार के कौशल में माहिर होते हैं। पेंटिंग, मूर्तिकला, कार्पेंट्री, ब्राइगरी, चिनाई जो मेसनरी वर्क होती है, नहीं, खरीदी और बिक्री, नहीं। तो एक बच्चा जो इस संस्कृति में पला बड़ा होता है, ऐसे ही कौशल हासिल करता है और पारंपरिक उद्यम को जारी रखता है, नहीं। सो ही कैरीज ऑन द ट्रेडिशन, पारंपरिक है। हालांकि आज स्थिति बदल रही है, लेकिन पहले पहले सांस्कृतिक रूप से वो लोग ये अपनाते थे। अगर पारिवारिक परंपरा की बात किया जाए तो क्या होता है वहाँ पे, इसी तरह परिवार विशेष व्यवसायों को पसंद करते हैं। यदि माता पिता डॉक्टर है, इंजीनियर है या वकील है, तो उनका बच्चा परिचित है इन फील्ड्स के साथ, तो ये रुचि लेके वे लोग ये करियर में विकसित हो जाते हैं और स्वयं इन रास्तों को अनुसरण कर सकते हैं, और माता पिता बच्चे की आकांक्षाओं का समर्थन कर सकते हैं। तो वो भी एक प्रभाव होता है, व्हाट माई मम्मी डैडी डिड, व्हाट माई फैमिली इज डूइंग, आई ऑल्सो डू। तीसरा है माता पिता की अपेक्षा। अन्य समय में माता पिता बच्चों को बच्चे के लिए सबसे अच्छा करियर विकल्प मानने के लिए निर्देशित करते हैं कि तुम ये करो, और वो लोग कर लेते हैं। और चौथा पारंपरिक प्रभाव ये है सहकर्मी प्रभाव। इसमें क्या होता है, कभी कभी सहकर्मी मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल के जो दोस्त हैं, अक्सर जिन बच्चों ने यह पता नहीं लगाया है कि भविष्य में क्या करना है, वे वही करते हैं जो उनके साथी कर रहे हैं। इसलिए एक लड़के के लिए यह कहना असामान्य नहीं है, मेरे दोस्त ने वाणिज्य को चुना, कमर्शियल लाइन चुना, तो मैं कॉलेज में उनके साथ रहना चाहता था, इसलिए मैंने कॉमर्स के लिए भी रजिस्ट्रेशन कराया। ठीक है, इतना आसान है कि नहीं करियर चूज करने के लिए। तो ये एक 4 पारंपरिक मुद्दाएं हैं, लेकिन हम आज क्या बोलते हैं कि परिस्थिति बदल रही है। लेट्स गो। तो प्रश्न ये है कि क्या ये ठीक है, ऐसा ही करियर चुनना ठीक है, उचित है? आप क्या कहोगे? तो इन बातों में ये चीज़ हम ध्यान में लेंगे। चीज़ें तब तक ठीक है जब तक बच्चे की आकांक्षाएं उसकी संस्कृति या परिवार के साथ तालमेल बैठती है, तो ठीक है। हालांकि एक खतरा यह है कि कभी कभी बच्चे की रुचियां और क्षमताएं उनकी संस्कृति, पारिवारिक परंपरा, माता पिता या साथियों की पसंदी की अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती। इट इज़ नॉट मैचिंग। तो जब ये मिसमैच होता है तब प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं वहाँ पे। तो यह बच्चे पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डाल सकता है। माता पिता अपने बच्चों को अपनी क्षमता और पेशेवर आकांक्षाओं की खोज करने में मदद कर सकते हैं, ठोक के नहीं कि तुम यही करो। खोजो तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, और इस कार्य के माध्यम से उनका समर्थन कर सकते हैं। हाँ, तो ये हम कैसे करें हमारे बच्चों के साथ, हमें ये ध्यान में लेना है। तो एक व्यक्ति सबसे अधिक खुश होता है जब वह उस अद्वितीय व्यक्ति के रूप में विकसित हो रहा होता है जिसका वह होना चाहता है। इन माई ओन यूनिकनेस, कि मैं अद्वितीय का मतलब क्या है कि मैं हूँ, मैं किसी का नकल नहीं करना चाहता। और जब वो अपने जीवन में वो लोग हासिल कर सकते हैं तो वो सबसे वो लोग खुश रहते हैं। ओके। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये जो स्थिति है वो बदल रही है। ये 4 पारंपरिक चीज़ों हमने देखा, लेकिन आज की स्थिति क्या है? शैक्षिक और करियर विकल्पों में वृद्धि, चॉइसेस इतना बहुत बढ़ गया है। हम यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले की तुलना में आज कई अधिक करियर विकल्प उपलब्ध है। 1950
और 1970 के बीच हाई स्कूल से स्नातक करने वाले व्यक्तियों के पास कुछ शैक्षिक विकल्प थे। आप ग्रेजुएशन करो तो आप क्या कर सकते हो, उस समय कोई भी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, शिक्षक, लेखकार, क्लर्क या मैकेनिक बन सकता था, इजी नहीं। पर हाल की परिस्थिति में क्या है, 1990 के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों में कई और डिग्री पाठ्यक्रम उपलब्ध है। ऐसे में छात्रों के पास चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। यह एक बड़ा आशीर्वाद है, हालांकि यह चिंता का कारण भी हो सकता है। चॉइसेस, आईटी, डिजिटल वर्ल्ड, मीडिया, नहीं बहुत सारे। तो चिंता का कारण क्या है? क्यों अगर इतना चॉइसेस है मेरे पास तो बच्चे क्या कर सकते हैं? सबसे पहले भ्रमित विकल्प, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्या करूं, क्या चुनूं। तो कुछ छात्रों को अचानक एहसास हो सकता है कि उनके पास कई शैक्षणिक विकल्प उपलब्ध है, इतने सारे, ढेर सारा है, इसका मुझे एहसास है, वो लोग बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता होगा कि उनके लिए कौन सा विकल्प सबसे अच्छा है, मेरे लिए मैं कौन सा पसंद करूं। नहीं, कभी मगज पर इतना असर होता है कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, क्या करूं मैं, तो क्या होता है वहां पे, इससे वे भ्रमित हो जाते हैं। वे सही विकल्प खोजने की उम्मीद में एक विकल्प से दूसरे विकल्प पर कूदते रह सकते हैं, इससे वे अशांति महसूस कर सकते हैं। करियर चॉइस ऑप्शंस जो है, नहीं मुझे ये ठीक लगा पहला पर अभी ठीक नहीं लग रहा है, चलो मैं यहाँ पे देखूँ कैसा अनुभव है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कंफ्यूजन, भ्रमित होना। दूसरी परिणाम है चिंता की कि मैं गलत चुनाव करूं, मेरे जीवन के लिए मैंने गलत चुन लिया। वो कैसा होता है, जो छात्र उपलब्ध विकल्पों की विविधता के बारे में नहीं जानते हैं, इतनी सारे ढेर सारे ऑप्शंस है लेकिन मुझे पता नहीं, मैं वाकिफ नहीं हूं इसका कितना है, तो अगर वो इनके बारे में नहीं जानते हैं, वे एक विकल्प चुन सकते हैं सिर्फ इसलिए कि वह वर्तमान प्रवृत्ति है। जैसे कि आज ट्रेंड में क्या है, आईटी ट्रेंड में है, हाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ट्रेंड में है, तो सब लोग वो ले रहे हैं, चलो हम भी वो जो ट्रेंड वाली चीज़ है वो हम भी लेंगे। तो क्या होता है वहाँ पे, जैसे कंप्यूटर विज्ञान, आईटी या पत्रकारिता, हो सकता है कि उन्हें बाद में एहसास हो कि उन्हें वह कोर्स पसंद नहीं है या वे इसका सामना नहीं कर सकते, मेरे पास कैपेसिटी नहीं है करने के लिए। तो क्या होता है वहाँ पे, इससे समय के साथ साथ धन की भी हानि होती है। आपका साल बिगड़ गया, आपका कोर्स का फी लेके आपने लाखों रुपया भी घुमा दिया, नहीं। तो इसमें समय के आगे यह उन्हें असंतुष्ट और निराश महसूस करा सकता है। तीसरी चीज जो चिंताजनक है, प्रासंगिक विकल्प के लिए तैयार नहीं। मतलब प्रासंगिक विकल्प मैं ये चाहता था, मैं ये करूं, और जब मौका आया मुझे ऐसा पता चला कि मैं तैयार नहीं हूं इसके लिए। तो क्या होता है, आप दूसरों को एक ऐसा कोर्स मिल सकता है जो उनके लिए उपयुक्त हो, हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए खुद को तैयार नहीं किया, नहीं तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए जो विकल्प मेरे पास है मैं नहीं कर पाता। इससे उन्हें खेद और निराशा का अनुभव होता है। तो करियर शिक्षा, करियर मार्ग जो हम लागू करना चाहते हैं, ऐसी स्थितियों से बचने में मदद कर सकती है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो? इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। तो एक अच्छा करियर एजुकेशनल चॉइस बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, ये हम पहचाने। अगर आपको एक अच्छा एजुकेशनल चॉइस करना है तो क्या है इसके अंदर? कोई पूछ सकता है, एक संतोषजनक करियर विकल्प बनाने के लिए एक छात्र को क्या करने की आवश्यकता है? एक व्यक्ति को 3 बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता होती है। क्या है वे? सबसे पहले व्यक्तियों को स्वयं को जानने की आवश्यकता है, सेल्फ नॉलेज। मैं कौन हूँ, मेरा कला क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरी क्षमता क्या है वगैरह। नहीं तो विशेष रूप से उन्हें अपनी रुचियों, कौशलों, शैक्षणिक योग्यताओं और व्यक्तित्व को जानने की आवश्यकता है। और फादर ने इसको एक अच्छा नाम दिया है, उनकी व्यक्तिगत प्रोफाइल।
नहीं कि ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी रुचि है, ये मेरी कैपेसिटी है, ये मेरे इंटरेस्ट है, मैं इस प्रकार का काम उचित समझता हूँ, मैं कर सकता हूँ वगैरह। नहीं, तो वो सबसे पहली चीज़ है स्वज्ञान। दूसरी चीज़ है छात्रों को यह जानने की ज़रूरत है कि उनके लिए कौन से शैक्षणिक विकल्प उपलब्ध है। तो मार्केट में आप जाओ तो कितनी सारी ढेर सारी क्या बोलते हैं करियर उपलब्ध है, लेकिन अगर वो ज्ञान नहीं है मुझे, तो मुझे चूज़ करने की अन्याय होती है। अरे मुझे पता नहीं था कि मैं ये भी ले सकता था, लेकिन अभी एक फुल चार्ट होती है कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें से आप चुनो। नहीं, तो वो दूसरी चीज़ है, आपके पास क्या विकल्प है वो जानना। और तीसरा, उन्हें यह समझने की आवश्यकता है कि कौन सा उपलब्ध शैक्षिक विकल्प उनकी व्यक्तिगत प्रोफाइल के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब मेरा पर्सनैलिटी, मेरा नेचर, मेरा इंटरेस्ट, क्या वो सब मैं जो करियर चुनने वाला हूँ उसके साथ तालमेल में बैठता है कि नहीं। नहीं, अगर नहीं बैठता है तो मेरा स्ट्रेस लेवल, मेरा असंतोष बढ़ता रहेगा। पर अगर इसमें अगर संगम है, मेरे पर्सनल प्रोफाइल और जो करियर उपलब्ध है उसके साथ अगर एक संगम है, तो मैं सही जगह पे हूँ, मेरा चॉइस सही है। तो ये तीन चीज़ हमें करियर मार्ग कार्यक्रम इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों की मदद करता है। नेक्स्ट, तो थोड़ी विस्तृत रूप से आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, इसमें क्या क्या है। करियर मार्ग छात्रों को उनकी रुचियों, क्षमता और व्यक्तित्व वरीयताओं, मतलब माय पर्सनल प्रेफरेंसेस, मैं क्या चाहता हूँ। नहीं, प्रेफरेंस मतलब इसमें से और इसमें से मुझे ये अच्छा लगता है। नहीं, तो ये तीन चीज़ के बारे में जागरूक होने में मदद करता है। तो देखेंगे क्या है रुचियों में क्या है। तो आत्मज्ञान, रुचियों, छात्र उन चीज़ों को करने के लिए प्रेरित होते हैं और उन चीज़ों को सीखते हैं जिनमें उनकी रुचि होती है। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कोई चीज़ में, उसके पीछे में पढ़ के मैं मोटिवेट होता हूँ करने के लिए। अगर रुचि नहीं है तो मैं भाग लेने वाला नहीं हूँ। तो दैट्स अ जनरल प्रिंसिपल। नहीं, आप जिसमें रुचि लेते हो वो आप करोगे। तो वे अध्ययन के पाठ्यक्रमों या नौकरियों के साथ भी बने रहते हैं जो उन्हें दिलचस्प लगते हैं। अगर मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा टाइम मैथ्स करता रहूँगा, और मैथ्स के रिलेटेड अगर कोई आगे बढ़ने के लिए जो अभ्यास पाठ्यक्रम है, मैं उसकी क्षमता देखता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, उसके पीछे वो लोग पड़ जाएंगे क्योंकि उनकी रुचि उसके साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार छात्रों को स्कूल के विषयों, गतिविधियों और शौक को खोजने में मदद करना महत्वपूर्ण है जिसमें वे रुचि रखते हैं। तो करियर मार्ग विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। जब हम क्षमताओं की बात करते हैं, छात्रों को उनकी क्षमताओं की पूरी श्रृंखला के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बोली जाने वाली और लिखित भाषा में खुद को अभिव्यक्त करने में अच्छे होते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग। हाँ, मैं स्पॉन्टेनियसली मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है अगर कोई कहता है तो। अन्य संख्या के साथ काम करने में अच्छे हैं और गणना की आवश्यकता वाले कार्य पर मैथ्स उसको ज़्यादा रुचिमंद लगता है। अन्य रचनात्मक कला और डिज़ाइनिंग में अच्छे हैं, फिर भी अन्य लोग मशीनों, उपकरणों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ काम करने में कुशल है। तो ये मेरी क्षमता है, कैपेसिटी, मैं कर सकता हूँ। नहीं, तो ये आपकी क्षमताओं पहचानो। तो व्यक्ति ऐसे व्यवसायों में लगे रहते हैं जो उन्हें अपनी प्राकृतिक क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने का अवसर देते हैं। नहीं, नेचुरली इट कम्स टू मी और मेरे व्यवसाय में मैं लागू कर सकता हूँ, मैं खुश हूँ। तो करियर मार्ग छात्रों को यह पता लगाने में मदद करता है कि वे किसमें अच्छे हैं। यह उन्हें उन व्यवसायों का पता लगाने में भी मदद करता है जहां वे अपने लाभ के लिए इन क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रुचियाँ, ये हुआ क्षमताएं। अभी हम देखेंगे व्यक्तित्व, पर्सनल प्रेफरेंसेस, व्यक्तित्व वरीयताएं। ये क्या है? व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व वरीयताओं में एक बुनियादी अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है कि मेरा पर्सनैलिटी क्या है, मेरा प्रेफरेंसेस क्या है। अगर वो क्लियर नहीं है तो वापस आपके चॉइस में एक अभाव रहेगा। तो स्वभाव से कुछ व्यक्ति मिलनसार और संचारी होते हैं,
नहीं, पर्सनैलिटी, मिलनसार, मैं मिलजुल के बातों कर सकता हूँ, मेरा संचार प्रक्रिया अच्छा है, मैं जो कहता हूँ लोग समझते हैं, नहीं, लोगों को मेरी बात सुनने के लिए अच्छा लगता है, मैं लोगों की बात सुनता हूँ, नहीं, तो तालमेल अच्छा है, मिलनसार। अन्य शांत है, लेकिन कुछ चुने हुए लोगों की देखभाल करने में वे लोग अच्छे हैं। कुछ व्यक्ति अच्छे श्रोता होते हैं और दूसरे के साथ सहानुभूति रख सकते हैं। अन्य लोग अपने दृष्टिकोण में शांतिचित होते हैं। फिर भी अन्य कल्पनाशील और रचनात्मक है, लेकिन विवरण नापसंद करते हैं। नहीं, कोई ज़्यादा डिटेल्स बताएंगे तो उसको अच्छा नहीं लगता, हालांकि वो कल्पनाशील और रचनात्मक है, नहीं, वो खुद के विचारों के साथ कुछ नया पहल कर सकता है वगैरह। नहीं, तो कुछ साहसी होते हैं जबकि अन्य सतर्क रहते हैं। व्यक्तित्व, इसको बोलते हैं व्यक्तित्व। व्हाट इज माय पर्सनैलिटी, मैं कैसा प्रकार का व्यक्ति हूँ, वो जानना उचित है। तो ये व्यक्तित्व वरीयताएं काम के प्रकार या कार्य स्थितियों को निर्धारित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है, जो किसी को पसंद या नापसंद हो सकता है कि आपके वर्क सिचुएशन में किस माहौल के अंदर किस प्रकार के लोग कार्य करते हैं। जैसे कि अगर मेरा पर्सनैलिटी थोड़ा तेजस्वी है, मैं लोगों को कंट्रोल में करना चाहता हूँ, तो पुलिसमैन की जो वातावरण है उस कार्य में वो मिलजुलता है उसकी पर्सनैलिटी के साथ। लेकिन अगर मैं बहुत ही क्या बोलते हैं सॉफ्ट स्वभाव का हूँ, नहीं, दयावान हूँ, किसी को शिक्षा नहीं दे सकता, तो क्या मैं पुलिस बन सकता हूँ? दैट्स नॉट अ पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, है कि नहीं? तो करियर मार्ग छात्रों को यह महसूस करने में मदद करता है कि एक ऐसा करियर जो किसी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक संतोषजनक होने की संभावना है, वह है जो किसी को दिलचस्प लगता है, जिसके लिए उसके पास एक कौशल्य है, और वह है किसी के व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए। ओके, ये विस्तृत रूप में वही समझा रहे हैं पॉइंट्स, नहीं, कि उसका इंटरेस्ट क्या है, पर्सनैलिटी क्या है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अकेले या आसपास के कुछ व्यक्तियों के साथ काम करना पसंद करता है, जो ऑब्जेक्टिव निर्णय लेने में अच्छा है, मतलब वो जो बैलेंस निर्णय लेने में अच्छा है, और जो संख्याओं और गणनाओं के साथ काम करने का आनंद लेता है, किस प्रकार का काम ले सकता है वो? एक अकाउंटेंट अथवा एक कंप्यूटर प्रोग्रामर होने का आनंद लेने की संभावना है, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी उस चीज़ के साथ मैच होता है। वैसे ही एक व्यक्ति जो बाहरी कार्यों का आनंद लेता है, अच्छा संचार कौशल रखता है, जो मिलनसार है और नए लोगों के से मिलना पसंद करता है, जिसे विचारों और परिस्थितियों की अच्छी समझ है, एक अच्छा बिक्री व्यक्ति, सेल्समैन बन सकता है, नेगोशिएटर बन सकता है, पॉलिटिशियन बन सकता है, लीडर बन सकता है, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी उसमें मैच होता है, इंटरेस्ट मैच होता है। हाँ, तो ये उस बोलते हैं व्यक्तित्व वरीयता है, मेरा पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है जो मेरे करियर को उचित चॉइस में लागू होता है। या तो करियर मार्ग छात्रों को यह भी ध्यान देने में मदद करता है जब ये 3 पैरामीटर रुचियां, क्षमता और व्यक्तित्व एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं रखते हैं। अभी हमने 2-3 उदाहरण दिए जहाँ पे ये सब चीज़ तालमेल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी तालमेल न रखने की चीज़ क्या है? रुचियां और योग्यताएं तालमेल में नहीं है। मेरी रुचि है पर मेरी योग्यता उस रुचि के साथ तालमेल में नहीं है। आई हैव इंटरेस्ट but my capacity is not there to pursue that interest. For example, एक व्यक्ति को इस बात से अवगत होना चाहिए कि उसे किसी चीज में दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कौशल्य नहीं हो सकता, क्षमता नहीं है वो चीज करने के लिए, भले मैं इंटरेस्टेड हूं। तो उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति संगीत सुनना पसंद कर सकता है, आई लाइक एंजॉय लिसनिंग टू म्यूजिक ना, लेकिन वह संगीत वाद्य यंत्र को गाने या बजाने में सक्षम नहीं हो। मैं बेसुरा गाता हूं, नहीं, लेकिन इंटरेस्ट है म्यूजिक में, वो बजाने के लिए क्षमता नहीं है मुझ में। तो क्या होता है उसमें? ऐसे व्यक्ति को संगीतकार के रूप में सफल होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इंटरेस्ट है लेकिन कैपेसिटी नहीं है।
करियर मार्ग छात्रों को यह समझने में मदद करता है कि क्या उनकी शैक्षणिक क्षमताएं शैक्षिक पथों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त मजबूत है जिसमें वे रुचि रखते हैं। अभी हम देखेंगे रुचि और व्यक्तित्व का तालमेल नहीं होता। मेरा इंटरेस्ट है लेकिन मेरा पर्सनैलिटी मैच नहीं होता। क्या उसमें कभी कभी किसी व्यक्ति की किसी चीज़ में रुचि हो सकती है और उसके पास उसके लिए कौशल्य भी हो सकता है, स्किल्स भी है, क्षमता भी है, रुचि भी है, पर यह किसी के व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं हो सकता, नहीं होता। क्या है वे उदाहरण? एक व्यक्ति जीव विज्ञान, लाइफ साइंस और रसायन विज्ञान, ऑर्गेनिक साइंस में अच्छा हो सकता है और आसानी से चिकित्सा अध्ययन का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज के लिए वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकता है। हालांकि यदि यह व्यक्ति रक्त की दृष्टि को सहन नहीं कर सकता या यदि वह किसी बीमार व्यक्ति को देखकर अत्यधिक कष्ट का अनुभव करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो क्या वे डॉक्टर बन सकता है? उसको क्षमता है, इंटरेस्ट है, कैपेसिटी है, लेकिन मेरा पर्सनैलिटी है, खून देख के मैं घबरा जाता हूं, बीमार, तो मेरा मिसमैच होता है मेरे पर्सनैलिटी के साथ। नहीं तो डॉक्टर के रूप में काम करने उसे लगातार तनाव हो सकती है। तो करियर मार्ग छात्रों को ऐसे करियर विकल्पों की पहचान करने में मदद करता है जो उनकी रुचियों, क्षमताओं और व्यक्तित्व के अनुरूप हो। नेक्स्ट, अभी देखेंगे वैल्यूज एंड वर्क सिचुएशन प्रेफरेंसेस, मतलब मूल्यों और कार्य स्थिति की मेरे लिए क्या प्राथमिकता है। हाँ, मेरी मूल्य की प्रायोरिटी क्या है, मेरी वर्क जहाँ पे मैं नौकरी करने वाला हूँ, वर्क एटमॉस्फेयर का मेरा प्रेफरेंस क्या है। तो जीवन में लक्ष्य और कार्य वातावरण, ये जो दो चीज़ हम देखने वाले हैं। ठीक है, लेट्स सी इट नेक्स्ट। तो इसमें मूल्यों और कार्य स्थिति, इसका प्रेफरेंस अगर आप देखोगे, फर्स्ट जीवन के लक्ष्य और कार्य मूल्य, नहीं, व्हाट इज द गोल ऑफ माई लाइफ एंड व्हाट आर माई वैल्यूज। तो कुछ बहुत सारा पैसा कमाना महत्व देते हैं, वो मेरी वैल्यू सिस्टम, मुझे पैसा कमाना है बहुत। नहीं, दूसरों का मूल्य क्या है, उसको खुशी तब मिलती है जब वे दूसरों के जीवन में योगदान देने में सक्षम होते हैं। देखा, वैल्यू सिस्टम अलग है। यहाँ पे मैं कुछ करना चाहता हूं कि औरों को कुछ लाभ हो, सेवा कार्य। दूसरों को उचित और न्याय संगत व्यवहार करना महत्वपूर्ण लगता है। एक व्यक्ति को ऐसा संस्था में नौकरी करने में आनंद आने की संभावना है जहां उससे मूल्यों का सम्मान किया जाता है। नहीं, मेरी एक गरिमा है, लोग मेरी गरिमा को मान दे। नहीं, अगर उसका अपमान होता है तो मैं, दैट्स नॉट माई वैल्यू सिस्टम। नहीं, करियर मार्ग, तो एक अच्छा एग्जाम्पल फादर ने दिया था। फॉर एग्जाम्पल एक बहन है जो बहुत निष्णात थी काउंसलिंग विषय में, साइकोलॉजी में। नहीं, इतना कि उसको गोल्ड मेडल मिला उसकी डिग्री में, और एक काम के स्तर पर वो जा रही थी, उसको एक नौकरी मिली जहाँ पे बहुत पगार का प्रमाण बहुत ही अच्छा था। और उस कंपनी में जोड़ने के बाद 6 महीने के बाद उसको ऐसा लगा कि यार ये मेरी जगह नहीं है, यहाँ पे भले मुझे इतना पैसा मिलता है फिर भी मैं यहाँ पे काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो कंपनी क्या कर रहे थे, कंपनी अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए इन ऐसे जो साइकोलॉजी पे खेल खेलते हैं, लोगों को सजेस्ट करते हैं अपने साइकोलॉजिकल क्षमताओं के साथ कि तुम यही खरीदो। समझ रहे आप? तो वो एक सेल्स पर्सन बन गई जहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रभाव डाल के वो लोग कोई वस्तु जो है इसकी बिक्री कर रहे हैं। तो उसको लगता है कि मैं काउंसलिंग ये सब सीखा क्यों, ताकि मैं लोगों की मदद करूं, ना कि लोगों की मैनिपुलेशन करूं, ताकि कंपनी को कुछ नफा मिले। समझ रहे आप? तो ऐसे उसने कहा कि मेरी वैल्यू सिस्टम अलग है और मेरी वैल्यूज इस प्रकार की कंपनी की वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़ती नहीं है, इसलिए मैं ये छोड़ देता हूँ। तो रिज़ाइन कर दिया। और ये जो करियर मार्ग का जो
सिलेबस है जो हम लागू करने वाले हैं, फादर की टीम में ये बहन थी और उसके सहयोग के साथ ये अक्का सिलेबस तैयार किया गया है। और आज भी भले उसको पगार के रूप में इतना पैसा नहीं मिलता, लेकिन उसको संतोष मिलती है कि मैं जो कर रही हूँ दूसरों पर अच्छी प्रभाव हो रही है। सो इसी जीवन के लक्ष्य और कार्य मूल्य वहाँ पे लागू होती है। इसी प्रकार कार्य स्थिति, मेरी वर्क स्पेस की वातावरण क्या है, नहीं प्रेफरेंस क्या है। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष प्रकार के कार्य वातावरण के लिए प्राथमिकता होती है। कुछ व्यक्ति स्वच्छ और आकर्षक व्यवस्था में काम करना पसंद करते हैं। दूसरों को कार्य स्थिति पसंद है जो उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर देती है। नहीं, फिर भी अन्य ऐसे काम पसंद करते हैं जो उन्हें एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं और उन्हें अकेले काम करने की अनुमति देते हैं। तो जैसे कि पहला किस्म का लोगों बोलेंगे कि एक अच्छा स्वस्थ वातावरण क्या होगा काम करने के लिए, एक अच्छी एसी की ऑफिस, तो ठीक है मुझे वो अच्छा लगता है, ऐसे काम में मैं जाके काम करूँगा। जो लोगों के साथ काम करना चाहता है उसको एसी वेसी की परवाह नहीं, मुझे लोगों के साथ काम करना है तो मैं सोशल वर्क करूँगा, गांव गांव फिरूंगा, गंदगी होती है फिर भी चलेगा, मैं सहन करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वातावरण मेरे लिए अनुकूल है, नो प्रॉब्लम। नहीं, कोई शांत रूप से वातावरण पसंद करते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो शायद वो बोले कि मैं एक लाइब्रेरियन बन सकता हूँ, किताबों के बीच में मैं बैठ के मैं लाइब्रेरियन बन के काम करूँगा। सो इसी वर्क एनवायरनमेंट क्या होती है और मेरी पर्सनालिटी क्या होती है, उसमें एक जोड़ होती है। तो ये है, वैल्यूज़ एंड वर्क प्रेफरेंसेस भी अपनी करियर ऑप्शन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, तो ये करियर मार्ग के अंदर हम देखते हैं कि आपकी रुचियाँ, क्षमताएं, व्यक्तित्व, ये सब जानने के बाद, करियर ऑप्शंस जो है वो जानने के बाद, अभी मुझे देखना है कि मैं किस करियर ऑप्शन चुनूंगा जिसमें तालमेल होती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, खोज को छोटा करें कि इतनी बड़ी ऑप्शंस है तो इस ऑप्शन, ये क्षेत्र के अंदर लगभग 10 ऑप्शन होगा, तो मैं इस 10 में से 3 विकल्पों के अंदर में केंद्रित करूंगा कि क्या करना है। नहीं, सो उदाहरण, जो लोग इंजीनियरिंग करियर की इच्छा रखते हैं, इंजीनियरिंग में इतना ज़्यादा फील्ड्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, नहीं, तो मैं मेरी करियर की खोज जो है मैं थोड़ा नैरो डाउन करता हूँ, छोटा करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ चलो मेरे लिए एक कंप्यूटर और आईटी के लिए मेरे लिए प्राथमिकता है इस इंजीनियरिंग के फील्ड में, समझ रहे हो? तो आप आपकी खोज जो है छोटा कर रहे हो। इसी प्रकार दवा के प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति दवा की फील्ड में क्या क्या बन सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हो, परिचारिका नर्स बन सकते हो, नहीं फार्मासिस्ट बन सकते हो, नहीं रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। तो ये सब विकल्पों के अंदर मैं क्या चुनना चाहता हूँ मेरी रुचियों के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, व्यक्तित्व के अनुसार। तो वे लोग बोलते हैं कि चलो मैं फार्मास्यूटिकल और एमबीबीएस डिग्री दोनों को लिए खुला मन रख सकता हूँ। सो यू नैरो डाउन योर सर्च। एक व्यक्ति जिसके पास संचार में विकल्प है, वो संचार में निष्णात है, आई कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर, तो क्या क्या है, वह पत्रकारिता या ऑडियो वीडियो उत्पादन में डिग्री का विकल्प चुन सकता है। कम्युनिकेशन में भी बहुत सारे विकल्प है, जर्नलिज्म, नहीं टीवी एंकर, एक्टर वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटेलेक्चुअल बेंट है मेरे में, बुद्धि की ज़्यादा मतलब रिसर्च बेंट है, नहीं एक जासूसी की एक बेंट है, तो मैं इस चीज़ में मेरा ऑप्शंस छोटा करूँगा। तो करियर मार्ग आपको ये एक रास्ता बताता है कि आप कैसे अपने ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, फिर करियर की अन्वेषण, जब आपकी जो करियर ऑप्शंस को आपने नैरो डाउन किया कि मैं इन 3 चीज़ों पर केंद्रित करूँगा, तो उसके पीछे थोड़ा क्या करना है, अन्वेषण करना है, रिसर्च करना है कि इस करियर में क्या है। तो जैसे कि अपनी एकेडमिक खोज, मतलब आपकी जो अध्ययन का जो खोज है आप कर रहे हो एकेडमिकली, आपकी एकेडमिक खोज को छोटा करने के बाद छात्रों को उन व्यक्तियों के इंटरव्यू करने के लिए निर्देशित किया जाता है जो उन व्यवसायों में काम कर रहे हैं जिनमें वे रुचि रखते हैं। तो गो इंटरव्यू पीपल। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है पायलट बनने के लिए, तो एरोनॉटिक्स क्या है, पायलट क्या है, जाके बात करो उसके साथ। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम क्या है, सिग्नल
किसको सिग्नल देने का, ग्रीन सिग्नल देने का, किसको अटकाने का, किसको रूट में क्या बोलते हैं, आकाश में हाँ कोई लैंडिंग का स्पेस नहीं है, नहीं रुको वहाँ पे, नहीं वो सब चीज़ मतलब पूछो, रिसर्च क्या है इस कार्य में। तो उन्हें उन जगहों पर जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है जहाँ ऐसे व्यक्ति वास्तव में काम कर रहे हैं, ताकि काम के प्रकार का बेहतर विचार प्राप्त हो सके। तो रिसर्च में क्या होता है, करियर रिसर्चिंग में क्या होता है, उनमें से आवश्यकता होगी कि वे इस तरह के क्षेत्रों पर ध्यान दें। क्या है, कार्य और जिम्मेदारियां, टास्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस क्षेत्र में क्या कार्य है और क्या जिम्मेदारी है इस ऑक्यूपेशन में। वैसे ही अगर मैं ये पदवी लेना चाहता हूं तो इस पद के लिए आवश्यक कौशल्य क्या है, व्हाट आर द स्किल्स रिलेटेड टू बीइंग अ मैनेजर, बीइंग एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, बीइंग अ फार्मासिस्ट, व्हाटएवर। नहीं, जिस तरह के लोगों के साथ उन्हें बातचीत करने की आवश्यकता होती है, मतलब मेरे वर्क ग्रुप में किस किस्म के लोग होंगे वहां पे जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन होने वाला है, रिसर्च करो। इसका तनाव का स्तर क्या है, इस जॉब में लोग संतुष्ट है कि ज़्यादा तनावजनक जॉब है, क्या मैं तनाव सहन कर सकता हूँ, स्टडी करो। काम का माहौल कैसा है, क्या उन्हें अंदर बाहर या दोनों में काम करने की आवश्यकता है। सेल्स पर्सन का काम बाहरी काम है, नहीं कंपनी सेक्रेटरी का काम मे बी अ डेस्क जॉब, नहीं तो क्या है वातावरण, तो काम का माहौल, मूल्य आदि। सो ये सब जब आप परखोगे, इसका आप रिसर्च करोगे तो आपको और ज़्यादा ध्यान में ले सकता है कि ये मेरे लिए उचित है कि नहीं। नेक्स्ट, वापस करियर अन्वेषण में इसके बारे में भी पूछते हैं, नहीं आप रिसर्च करो और पूछो कि अपेक्षित वेतन क्या है, इसमें मेरा पैकेज कितना होने वाला है ये सब काम करने के बाद, उन्नति का अवसर क्या है, मैं इस पोस्ट पे शुरू किया तो अंत में मेरा करियर ग्राफ क्या है, किधर तक मैं पहुंच सकता हूं, वो भी रिसर्च करो। तो संगठन की प्रकृति, मतलब ये जो कंपनी है स्थानीय है, राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो जिसमें मुझे रोजगार में पाना चाहता हूं, व्हाट इज द नेचर ऑफ द कंपनी। तो अंत में छात्र पूछते हैं कि नौकरी के लिए पात्र होने के लिए उन्हें किस तरह की पढ़ाई या प्रशिक्षण करना होगा, है कि नहीं। मतलब ये सब बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए वहां पे पहुंचने के लिए मैं क्या पढ़ाई करूं, इसका रिसर्च भी करना पड़ता है। तो यह उन्हें शैक्षिक योजना के अगले चरण में ले जाते हैं। ओके, तो वो क्या है, एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक योजना, वो कैसे करते हम। एक बार जब छात्रों ने अपनी प्रोफाइल के लिए सबसे उपयुक्त करियर की पहचान कर ली है कि हाँ मुझे लगता है कि ये मेरा फील्ड ऑफ वर्क होगा, मेरा करियर इस दिशा में होगी, तो उन्हें प्रवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस तरह की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसकी जांच करने में मदद की जाती है। तो जैसे कि प्रवेश आवश्यकता है, मेरा प्रतिशत कितना परसेंटेज की ज़रूरत है इस फील्ड में, सार्वजनिक परीक्षाओं की प्रकार क्या है, पब्लिक एग्जाम्स, अथवा प्रस्तावित विषय आवश्यकता और कार्यक्रम, व्हाट इज द शेड्यूल, सब्जेक्ट क्या है, करिकुलम क्या है, शेड्यूल ऑफ प्रोग्राम क्या है, प्रशिक्षण के महीनों वर्षों, कितना टाइम में मुझे प्रशिक्षण लेना होगा, 6 महीना का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, नहीं MBBS MD कितना कोर्स, कितना साल का है वो प्रशिक्षण। तो क्या इसमें छात्रवृत्ति मुझे मिलेगी, गवर्नमेंट में मिलेगी, प्राइवेट में मिलेगी, मेरा करने की ताकत है कि नहीं। कॉलेज जहाँ उपलब्ध है ये कोर्स कहाँ पे उपलब्ध है, नहीं उसकी आप जांच करोगे। आवेदन प्रक्रिया, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे हम भर्ती करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं, क्या उन्हें पढ़ाई के लिए पलायन करने की आवश्यकता है, स्थलांतर होगी, मुझे माइग्रेट करना होगा, विदेश जाना होगा, वो रिसर्च कर सकते हैं। और संबंधित तैयारी, तो फिर छात्रों को संबंधित विषयों में अपनी क्षमता को मजबूत करके और परीक्षा की तैयारी करके अपने लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए निर्देश किया जाता है कि चलो अभी आप इसमें आप आगे बढ़ो। ये सब रिसर्च करने के बाद, एजुकेशनल प्लानिंग करने के बाद, देन अभी ये भी ध्यान में लेना उचित है कि अगर मैं
कोई करियर पसंद करना चाहता हूँ तो एम्प्लॉय जो मुझे काम दे रहा है उसकी क्या अपेक्षा है, नहीं संबंधित कौशल्य नियोक्ता क्या चाहते हैं हमसे, ये ध्यान में लेना उचित है। शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ छात्रों को अतिरिक्त दक्षताओं पर ध्यान देने में मदद की जाती है जो नियोक्ता सभी व्यक्तियों से तलाश लेते हैं कि क्या आपके पास ये कैरेक्टर्स है, नहीं तो एक है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक है आपका पर्सनैलिटी, नहीं तो इसमें क्या है व्यक्तिगत गुण, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, हाँ कॉन्शियसनेस, अटलता, फर्मनेस, परसिस्टेंस, जो भी है मैं कर बैठाऊंगा, मैं निराश नहीं हो रहा हूँ, आपका कंपनी को मैं लॉस में नहीं लेने वाला हूँ, पड़कारों को मैं झूलूंगा, अटल हूँ, नहीं प्रेरणा, मोटिवेटिंग, पहल, मैं कुछ साहस करने के लिए तैयार हूँ, काम की नैतिकता, वर्क एथिक्स कि मैं समय से आऊँगा, समय से जाऊँगा और ओवर टाइम करूँगा क्योंकि मुझे इसमें दिलचस्पी है कि हम सब आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं। तो ओके, तो ये है संबंधित कौशल्य जो पर्सनालिटी के साथ जुड़ा हुआ है। फिर नियोक्ता और क्या चाहते हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स, मतलब जो मैं एक स्थिति में कर सकता हूँ, अगर कोई स्थिति बदल जाती है क्योंकि मेरे पास वो कौशल्य है, मैं वही कौशल्य दूसरे स्थिति में भी उपयोग कर सकता हूँ। तो जैसे कि लोक कौशल्य, सुनना, बातचीत करने की क्षमता, नेतृत्व लेने की क्षमता, टीम वर्क, ये सब ट्रांसफरेबल है। तो ये जो है आपके फैमिली में उपयोग कर सकते हो, आपके कंपनी में उपयोग कर सकते हो, आपके स्कूल में उपयोग कर सकते हो, लेकिन ये स्किल्स जनरल है क्योंकि मेरे पास ये क्षमताएं हैं, मैं कोई भी स्थिति में इसका उपयोग कर सकता हूँ। संचार का उपयोग, नहीं लोगों की लोक कौशल बोलते हैं इसको, अथवा संचार मौखिक अथवा लिखित, आयोजन और योजना, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, अगर ये एक स्किल है मेरे में तो कोई भी स्थिति में वो उपयोग कर सकता हूँ। आयोजन करना, योजना बनाना, निर्णय लेना, अगर मैं निर्णय नहीं ले पाता हूँ तो क्या होता है, काम अटकने वाला है, लेकिन निर्णय लेने की क्षमता मेरे में है तो कोई भी स्थिति में वो निर्णय ले सकता हूँ। तकनीकी योग्यता है जैसे कंप्यूटर अनुप्रयोगों से परिचित होना, टेक्निकल स्किल्स, तो ये सब चीज़ एम्प्लॉयर्स देखते हैं जो काम देने वाला है। नेक्स्ट, रिलेटेड एक्सपीरियंस, संबंधित अनुभव, मतलब क्या आपका अनुभव, दूसरा अनुभव क्या है, क्या आप सिर्फ आपके कार्य क्षेत्र के ही अनुभव लेते हो कि अन्य कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंसेस है आपको, वो उसमें क्या है, आपका ग्रेड क्या है। सो फॉर एग्जाम्पल, नियोक्ता किसी व्यक्ति की योग्यता के प्रमाण के साथ साथ उनके पास किसी भी अनुभव की भी तलाश करते हैं, जैसे कि ग्रेड, आपका ग्रेड्स क्या है, व्हाट इज योर परफॉर्मेंस, नहीं अगर आप लगातार 30% लेके आ रहे हो, नहीं तो हो क्वेश्चन मार्क है, नहीं तो स्कूल अथवा सामुदायिक परियोजनाओं में आपकी भागीदारी है, नहीं पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, आपने कम्युनिटी के साथ कार्य किया है कि नहीं, रिलेटेड नेतृत्व के पदों पर आप रहे हो, क्या आपके स्कूल में आप मॉनिटर थे, हेड बॉय थे, हेड गर्ल थे, आपके पंचायत में आप कोई आगेवानी बताया था, आप पंच में थे, सरपंच थे, वगैरह वगैरह, नहीं तो नेतृत्व के पदों पर आप रहे हो कि नहीं, स्वयं सेवा कार्य आप आपने किया है, आपने कुछ अप्रेंटिस किया है, नहीं ये सब चीज़ वो लोग जांच लेंगे। तो छात्रों को इन गुणों पर ध्यान देने और उनकी शैक्षणिक क्षमता के साथ साथ उन्हें विकसित करने पर काम करने में मदद की जाती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने से उन्हें भविष्य में रोजगार की संभावनाओं के लिए जबरदस्त लाभ मिलता है। तो ये भी उनको ध्यान में लेना पड़ता है। माता पिता की भूमिका, नहीं ज़्यादा मतलब आपका क्या रोल है इस करियर मार्ग में, जैसे कि सबसे पहले करियर चुनना और तैयारी करना एक बार की घटना नहीं है, आपने सिलेक्ट किया और ख़त्म हो गया वार्ता वहाँ पे, नहीं क्या है, ये एक यात्रा है। नहीं इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि करियर मार्ग की यात्रा 8वीं दौरान से अब शुरू करेंगे, लेकिन पहले से 7वीं दौरान के पेरेंट्स जो कल के सेशंस आपने अटेंड किए थे, आपको पता है कि यात्रा ऑलरेडी जन्म से शुरू होता है। कौशल्य, कला, रुचियों, क्षमता विकसाने के लिए वो सब वहाँ पे होता है, जो बाद में भविष्य में उसका उपयोग ज़्यादा पैमाने में होता है। नहीं
तो माता पिता इस यात्रा को माध्यम से अपने बच्चों का समर्थन करना चाह सकते हैं। आई लाइक टू सपोर्ट यू। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं, क्या है देखेंगे। तो माता पिता अपने बच्चों के हितों के प्रति चौकस रहना चाहते हैं। उसकी कला क्या है, संगीत, भाषा, पढ़ना, गणित, तकनीकी कार्य या खेल। तो आप देखो आपके बच्चे किस में रुचि लेते हैं, नहीं, जांच करो। वे बच्चे के मजबूत विषयों को नोट कर सकते हैं, एवरेज विषय और कमज़ोर विषय। ठीक है, मेरे बच्चे मैथ्स में बहुत स्ट्रगल कर रहा है, अथवा लैंग्वेजेस में बहुत निष्णात है, नहीं, साइंस में बहुत एवरेज है, तो जांच करो। वे शायद उन विषयों में बच्चों की क्षमता को मजबूत करना चाहे जिनके लिए वह रुचि दिखाती है। वे अपने बच्चों से अपने सपनों और भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। बेटा क्या करना चाहते हो, ना कि ठोसो कि मैं जो कह रहा हूँ आप करो। तो डायलॉग, जनरेट इंटरेस्ट, मोटिवेट। नेक्स्ट, जिम्मेदारी की भावना विकसित करो। जैसे कि अगर कोई एम्प्लॉयर है, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति देखना चाहता है उसकी कंपनी में, तो वो जिम्मेदारी की भावना आपको घर पे ही उसको ट्रेन करना है। जैसे माता पिता अपने बच्चों को जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में मदद कर सकते हैं। कुछ सुझाए गए तरीके हैं। बच्चों को स्कूल और अन्य गतिविधियों के लिए समय का पाबंद होने के लिए प्रोत्साहन करो। हमारे डाकोर में स्कूल में बच्चे बंक मारते थे, नहीं, स्कूल में कॉलेज में बच्चे बंक मारते हैं, बोलते हैं घर से मैं 7 बजे निकला लेकिन स्कूल में 9 बजे पहुंचा। क्यों? तो आप वो जिम्मेदारी उससे आप मांग सकते हो। बी ऑनेस्ट वो ईयर, नहीं, उनसे उनकी उपस्थिति और ग्रेड के बारे में ईमानदारी से रिपोर्ट करने के लिए कहो। कोई बच्चे इतना डरते हैं कि मैं बताने वाला नहीं हूँ मेरे मम्मी पापा को। मेरा ये स्थिति था, मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तभी मैं ज्योग्राफी में फेल हुआ। और ज्योग्राफी में फेल हुआ, मुझे कितना मिला था, 16.5 मिला था 50 में से। पासिंग मार्क कितना है, 18। और मेरे पापा तो इतना शिस्तवार था, नहीं, इतने डरे थे हम लोग कि कैसे बोलूँ कि मैं नापास होगी। मेरे भाई बहन 1st, 2nd, 3rd रैंक लेके आ रहे हैं और मैं फेल हो रहा हूँ। और फिर मैं टीचर के पास, टीचर प्लीज़ प्लीज़ मेरे को पास कीजिए। अरे तू तो सेबेस्टियन का भाई है ना, उसको तो 1st रैंक मिल रहा है, तू फेल हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देखता हूँ। वो दिन मैं घर पे जाके बताया नहीं कि मैं फेल हुआ, और राह देख रहा था कि कल मैं टीचर को मिलूंगा तो टीचर मुझे पास करेंगे कि नहीं। और टीचर बोला, आइजैक 16.5 को मैंने 17.5 बना दिया, ठीक है, तो 17.5 18 बन गया, मैं पास हो गया। नहीं सोचो, नहीं, हाँ, ये हर एक बच्चे की एक कहानी हो सकती है कि वो इतने डरे। माहौल कैसे हम बनाते हैं। ओके, मेरे मम्मी पापा ओल्ड स्कूल के थे, तभी सोटी वोटी नहीं, सोटी वागे छमछम विद्या रमरमनी जमाना હતી। અત્યારે તમે કરો તો લોકો આત્મહત્યા કરશે કે નહીં ધમકી આપશે। તો એક બહુ પડકાર છે પેરેન્ટિંગ આ સમયના વાતાવરણમાં। तो ये રીતનું, तो बी ऑनेस्ट, नहीं, डोंट बी अफ्रेड। वो कब होता है, जब आपके साथ रिश्ता अच्छा है तब। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मम्मी पापा के रिश्ता बुरा था मेरे साथ, दैट ट्रेनिंग टाइम वाज डिफरेंट, नहीं, एक ईरा अलग था। तो वादे करने और निभाने में उनकी मदद करें, क्योंकि ये सब स्किल्स आपकी ऑनेस्टी में उपयोग होगा, आपके करियर में, आपकी कामगिरी में। उनके स्कूल और घर के कार्यों की योजना बनाने, शेड्यूल करने और उन्हें लागू करने की उनका मदद करो। ये सब टिप्स हमने कल दिए थे, पढ़ाई का आयोजन कैसा किया जाता है वगैरह, नहीं। उन्हें अपने स्कूल के कार्यों को लगातार पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करें, नहीं, इनकरेज, डरा के धमका के नहीं, पर इनकरेज देम उसको। ऐसा है ना कि मेरे लिए ना, मेरे प्यारे पेरेंट्स, स्कूल बहुत ही भयानक एक अनुभव था। मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद ही नहीं था, लेकिन तभी कोई समझाने वाला था नहीं था कि पढ़ाई क्यों करते हो, क्योंकि सब लोग ऐसे है कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ने वाले जीवन में। ये रैट रेस, उंदीर का जो रेस है, उसमें हमें संघर्ष करना पड़ता है, कंपटीशन करना पड़ता है, घोकना पड़ता है। लेकिन मैं किस लिए कर रहा हूँ ये सब? अगर वो नहीं है मेरे मन में तो मेरा मोटिवेशन बहुत कम होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ यहाँ पे लागू होती है कि आप उसको ये दिशा दे, उनकी उम्र और परिपक्वता के स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें जिम्मेदारी दो। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प एज पेरेंट्स। देन
अभी व्हाट आर दीज थिंग्स, स्किल डेवलपमेंट, नहीं रीडिंग, तो पढ़ना की स्किल, संचार करने की, योजना बनाने की, कंप्यूटर का स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, निर्णय लेना स्किल्स, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दो आप, ताकि आपके बच्चे ये कलाओं से परिपूर्ण हो। ठीक है, नेक्स्ट, करियर की मुद्दाओं पर चर्चा करो, उन लोग के साथ उसका करियर का प्लान क्या है वो रिव्यू करो कि वो किस में दिलचस्पी लेते हैं। नहीं, माता पिता बच्चे को करियर मार्ग सत्र से, ये जो सिलेबस हम लागू करेंगे, उस यात्रा के दौरान उसका रुचियों क्षमताओं के बारे में अपनी प्रोफाइल साझा करने और भविष्य के लिए उसकी योजनाओं का पता लगाने के लिए आप कह सकते हो। अभी ये जो इसके जो वे फॉरवर्ड है, ये करियर मार्ग का बुक के अंदर क्या क्या सिलेबस है, एक संक्षिप्त रूप में आपको बताऊंगा, ताकि जब भी आपके बच्चे इस प्रक्रिया में शामिल हो गए और आपके पास अगर एक कॉपी है वो बुक की, तो आप भी देख सकते हो कि ये चीज़ कवर हुआ है और इसका चर्चा आप उन लोग के साथ करते हो। नहीं, बच्चे को उसकी रुचि के क्षेत्र के संबंधित करियर समूह का पता लगाने में मदद करो। उदाहरण आप दिखा सकते हैं कि संचार में एक बच्चे की रुचि को प्रिंट मीडिया, ऑडियो या ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियाँ, विज्ञापन, पत्रकारिता आदि में कैसे व्यक्त किया जाता है, उसको आप समझाओ। आपका ये इंटरेस्ट, इसमें आप बढ़ा सकते हो। तो ये बातचीत होने के दौरान बच्चे को थोड़ा एक ये होता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगर किसी को आप पूछे आप क्या करोगे जीवन में, पता नहीं, मजबूरी से जो आती है, मेरे टेंशन में जो मार्क आती है उसके आधार पर मैं लूँगा। अक्सर ऐसा होता है ना, मजबूरी की वजह से हम लेते हैं, लेकिन कोई दिशा अथवा एक पर्पस के साथ हम नहीं लेते, एक ध्येय के साथ नहीं लेते। तो वो हमें अटकाना है, एक अच्छी प्रक्रिया शुरू करना है। ओके, नेक्स्ट। तो कि ये सब टिप्स है कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहन कीजिए अन्य अन्य ग्रुप्स में भाग लेने के लिए, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए। नहीं, वॉलंटियर सर्विस में, अगर पल्ली पैरिश में हमने बोला कि चलो एक स्वच्छता अभियान के लिए हम जाएंगे, तो भेजो अपने बच्चों को स्वच्छता अभियान करने के लिए, इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए। नहीं, अगर हमने शुरू किया है इकोलॉजिकल प्रोजेक्ट, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कराने के लिए, सब कचरा जो है लेके आओ, उसका हम उत्पादन करेंगे, प्रोत्साहन करो, चलो जाओ जोड़ो इसके अंदर, करें हम कुछ नए। नहीं, तो ऐसे चीज़ों में उसको प्रोत्साहन दीजिएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप वगैरह। नहीं, या तो करियर मार्ग एक सतत यात्रा है, प्लानिंग की यात्रा, विजुअलाइजेशन की यात्रा। हाँ, ये सब कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या प्लान बना रहा हूँ, क्या आयोजन कर रहा हूँ, एक यात्रा है, बच्चे की मदद करता है। वर्तमान में उसकी व्यक्तिगत प्रोफाइल खोजो, कि इसकी प्रोफाइल में क्या आती है, इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। भविष्य के लिए व्यवहारिक विकल्पों का अन्वेषण करो, उसकी प्रोफाइल किस नौकरी के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी ये करो। भविष्य के सपने को साकार करने की दिशा में काम करने के लिए वर्तमान में लौटो। तो ये आगे पीछे मतलब आप स्टडी कर रहे हो, ऐसा नहीं मैंने बोला कि एक घटना है, आप देख रहे हो आगे क्या है, इसका करंट परिस्थिति क्या है, जॉब्स क्या है, क्या कनेक्शन है। नहीं, तो आप इस प्रक्रिया में आप जुड़ जाओगे तो एक दिशा मिलती है बच्चों को। जैसे कि मैंने 11th और 12th साइंस किया, कोई आपकी डाउट होंगे कि अगर अभी ऑलरेडी मेरे बच्चे 11th में 12th में उसने निर्णय किया है, तो कौन कहा कि निर्णय नहीं बदल सकते आप। मैंने 11th-12th साइंस करने के बाद BA कर दिया, लाइन बदल दिया मैं। हो सकता है करियर मार्ग के माध्यम से मुझे और स्पष्टता मिलती है कि मैं क्या करूं। शायद मैंने गलत चॉइस किया है, शायद मैंने अच्छा और सही चॉइस किया है, और करियर मार्ग मुझे बताता है कि नहीं, आप सही जगह पे हो, आगे बढ़ो। ओके, या लास्ट, अपने आनंद और संघर्ष के साथ यात्रा बच्चे को एक खुश और पूर्ण व्यक्ति बनने के लिए तैयार करती है। यह एक आकर्षक, चुनौतीपूर्ण लेकिन एक सार्थक उद्यम है। ओके, इट इज अ वर्थवाइल वेंचर। ओके, तो दिस इज द बेसिक प्रेजेंटेशन विच फादर प्रिपेयर्ड। तो ये है वो करियर मार्ग का सिलेबस जो लागू किया जाएगा 8वीं कक्षा से लेके 11वीं कक्षा तक। पर ये साल हमारे जो दृढ़ीकरण संस्कार लिए हुए बच्चों को भी हम ये फुल कोर्स 1 साल में ख़त्म करना चाहते हैं, जो उन लोगों के लिए लगभग 15 की 16 सेशंस में ख़त्म किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका करिकुलम है
क्या क्या है इसमें, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट, स्वयं की ज्ञान जो है, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी रुचि, कला, वो सब। फिर लाइफ करियर मैनेजमेंट स्किल्स, मेरी क्या कला कौशल होनी चाहिए करियर के लिए। एजुकेशनल प्लानिंग, मैं जो पसंद करता हूँ उसके लिए मैं क्या रिसर्च करने वाला हूँ, नहीं। और करियर अवेयरनेस एक्सप्लोरेशन प्लानिंग, मतलब कितने विकल्प है करियर में, उसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ और प्लान करता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित है। तो ये सब इसके अंदर कवर किया गया है, ठीक है। we'll see some of the handouts. For example, एक जनरल असेसमेंट, मतलब मेरे खुद के बारे में मैं क्या समझता हूँ कि क्या मैं अन्य लड़कों के साथ मेरा तालमेल अच्छा है, अन्य लड़कियों के साथ क्या मेरा तालमेल अच्छा है, जब स्कूल का कार्य दिया गया है तो क्या मैं वो सही ढंग से समय में मैं कर पाता हूँ, नहीं। क्या मैं औरों को मदद करने के लिए तत्पर रहता हूँ, क्या मैं मेरे अपीयरेंस में नीट और क्लीन हूँ। तो एक अवेयरनेस होता है, बच्चों को खुद की एक प्रोफाइल मिलती है कि मैं इस किस्म का व्यक्ति हूँ। हाँ, तो ये एक्सरसाइज के अंदर है। नेक्स्ट, गुड फीचर्स कि मतलब मेरे अंदर क्या अच्छा है, क्या मैं अच्छा हूँ, क्या मैं औरों के लिए विचार करता हूँ, क्या मैं दयालु हूँ, मदद करने वाला हूँ, फ्रेंडली हूँ, खुश हूँ, नहीं। ये सब गुड फीचर्स लिस्ट में वो लोग टिक करते हैं कि ये मेरी गुड फीचर्स है, जो मैं मेरे पास है और जो मैं विकसाना चाहता हूँ वगैरह। फिर मेरे जीवन में सक्सेस स्टोरी क्या है, पहले से 7वीं साल में क्या मुझे ऐसी कोई उपलब्धि मिली, अचीवमेंट हुआ मेरे जीवन में, तो वो याद करते हैं 1 to 7, 7 to 12, 12 से अभी तक, नहीं तो वो सब पे उसकी आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ जाती है जब वो लोग याद करते हैं कि हाँ मैं सफल हुआ इसमें। जैसे कि ईगल की कहानी, नहीं, अगर ईगल ये जो क्या बोलते हैं ईगल को हिंदी में, समरी, हाँ, ये समरी जो अगर क्या बोलते, चूकता है, क्या चूकता है वो, चिकन का दाना चूकता है तो वो चिकन ही बन जाता है, अपनी खुद की पहचान भूल जाके मैं समरी हूँ। सो वी हैव टू से दैट हमारी जो वातावरण है अगर वो बदलते रहे, अगर हम बदलेंगे हमारी वातावरण, एक चिकन वातावरण से हम समरी के वातावरण में परिवर्तित करेंगे तो हमारे बच्चे उस कैपेसिटी तक वो लोग पहुँच सकते हैं। तो ये बता रहे हैं वहाँ पे। तो पर्सनल इन्वेंट्री, नहीं, इसमें क्या क्या है, मैं कब खुश हूँ, मैं क्या करते हुए खुश हूँ, इस लिस्ट में मेरी खुद की वर्णन, क्या मैं एक्सेप्टिंग हूँ, क्या मैं बहुत उग्र स्वभाव का हूँ, क्या मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, क्या मैं बहादुर हूँ, नहीं, क्या मैं इमेजिनेटिव हूँ, रचनात्मक हूँ। एक पर्सनालिटी प्रोफाइल यहाँ पे आ जाती है। फिर स्कूल में मेरा किस प्रकार की क्षमता है, मैं पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ, सुनता हूँ, मेरी राइटिंग स्किल्स अच्छी है कि नहीं, वगैरह। लेजर एक्टिविटीज़, अगर मुझे आराम का कोई कार्य करना है तो मैं क्या क्या करता हूँ, पिक्चर देखता हूँ, मोबाइल देखता हूँ, संगीत बजाता हूँ, जो भी है, नहीं। फिर ये एक ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स है, करियर मार्क के अनुरूप जो वोकैबुलरी है उन लोग को समझाया जाता है कि ये सब आप ध्यान में लो। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे क्या क्या स्किल्स है, कला कौशल्य। तो कम्युनिकेटिंग स्किल्स में क्या आता है, एडवर्टाइजिंग, डिबेटिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, मीडिएटिंग, एक दूसरों की बात क्या बोलते हैं, समाधान लाना वगैरह, कम्युनिकेशन स्किल्स में। क्रिएटिव स्किल्स में क्या है, अरेंजिंग, डिकोडिंग, कुछ कंपोजिंग, इमेजिनिंग, वीविंग, निटिंग, प्रिपेयरिंग फूड, ये सब क्रिएटिव स्किल्स में आता है। फिजिकल कोऑर्डिनेशन स्किल्स, क्लाइंबिंग में अच्छा हूँ, स्कीइंग में अच्छा हूँ, मच्छी पकड़ में अच्छा हूँ, राइडिंग में अच्छा हूँ, स्विमिंग में अच्छा हूँ, तो इसको बोलते हैं फिजिकल स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स, नेतृत्व के स्किल्स है इसमें, नहीं, क्या मैं एडमिनिस्टर कर सकता हूँ, मैं निर्णय ले सकता हूँ, मैं नेतृत्व ले सकता हूँ, लीडरशिप स्किल्स में आता है वो। मैकेनिकल स्किल्स, मुझे क्या एडजस्टिंग, फिटिंग, लिफ्टिंग, टाइप सेटिंग, पेज फॉर्मेटिंग, डिज़ाइनिंग, नहीं, ये सब टेक्निकल स्किल्स आती है इसमें। मैथमेटिकल स्किल्स में आता है अकाउंटिंग, कैलकुलेटिंग, काउंटिंग। तो ये सब एक स्किल सेट में उसको दिशा दी जाती है कि ये सब स्किल सेट्स है, इसमें से आपका ज़्यादातर प्रमाण में स्किल सेट्स कहाँ पे है, मैकेनिकल में है, क्रिएटिव में है, मैथमेटिकल में है। तो उसको एक अंदाज आता है कि मेरा ये दिशा मैं पकड़ सकता हूँ क्योंकि मेरी क्षमता इसमें है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किल्स और ऑक्यूपेशंस का क्या तुलना है, क्या कनेक्शन है। मेरी क्षमता है कम्युनिकेशन स्किल में, तो
जर्नलिस्ट बन सकता हूँ, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बन सकता हूँ, सेक्रेटरी बन सकता हूँ, राइटर बन सकता हूँ, लीडरशिप बन सकता हूँ। नहीं, वैसे ही अगर मेरा मैथमेटिकल स्किल्स है तो मैं बैंकर बन सकता हूँ, अकाउंटेंट बन सकता हूँ, फाइनेंशियल असिस्टेंट बन सकता हूँ। अगर मेरा पीपल इंटरपर्सनल स्किल्स है, अगर लोगों के साथ ज़्यादा तालमेल में आके मैं बात कार्य कर सकता हूँ, तो मैं फादर बन सकता हूँ, सिस्टर बन सकता हूँ, हाँ, और अन्य जो भी उसकी ये है। तो यहाँ पे रैंकिंग वैल्यूज़ नहीं, मेरी जो नीति है, मेरी वैल्यू सिस्टम है कि मैं ब्रेव हूँ, मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं अच्छा जजमेंट ले सकता हूँ, मैं नियंत्रण में रह सकता हूँ, नहीं, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, डिपेंडेबल, लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हैं वगैरह। फिर यहाँ पे है ओके, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आता है, ट्रांसफरेबल स्किल्स। हाँ, तो मतलब ट्रांसफरेबल स्किल मैंने आपको बताया, एक स्थिति में आपको एक कला है तो वही अलग स्थिति में भी आप वो उपयोग कर सकते हो। आपका निर्णय लेना, डिसीजन लेना, डेडलाइन मीट करना, मतलब स्कूल के सिचुएशन में आपको डेडलाइन मीट करना है तो वो क्या है, मुझे होमवर्क 25 तारीख तक देना है। तो वही चीज़ आप अगर काम के स्तर पर हो तो आपका डेडलाइन क्या है, इतने टाइम में मुझे प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, इतना टारगेट अचीव करना है। तो अगर आपका मीटिंग डेडलाइंस का कौशल आपके पास है तो वही आप स्कूल में भी लागू किया, वही आप काम की स्थिति में भी लागू किया। तो ये एक लिस्ट है उसकी। फिर आप स्कूल क्यों जाते हो, खुद के मन से जाते हो कि किसी ने आपको कहा फोर्स करके जाते हो वगैरह, नहीं, वो एक इन्वेंट्री है उसके अंदर। नहीं, अब ये है इन्वेंट्री, इंटरेस्ट इन्वेंट्री में। एक आपने देखा कलाओं के बारे में आपने किया, रुचियों के बारे में आपने इन्वेंट्री दी गई। अभी आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि क्या है। तो आर्ट और डिज़ाइनिंग में क्या क्या बोलते विभाग दिया गया है, उसमें इंटरेस्ट क्या है। मैं पेंटिंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना अच्छा लगता है, फेमस पेंटिंग्स के ऊपर डिस्कशन करना अच्छा लगता है, मॉडल क्ले के साथ कुछ निर्माण करने के लिए मुझे अच्छा लगता है, बर्थडे कार्ड बनाने के लिए मुझे अच्छा लगता है। अथवा मैथमेटिकल साइंस में मैं ये इसमें रुचि रखता हूँ कि प्लैनेट्स को कैसा, ग्रहों को कैसा डिस्कवर किया गया, नहीं, मैथमेटिकल पजल्स सॉल्व करने मुझे अच्छा लगता है वगैरह। तो वो बोलते हैं इंटरेस्ट स्किल्स। टेक्निकल में क्या मैं ये रुचि दिखाता हूँ कि मैं घड़ियाल रिपेयर करने के लिए रुचि रखता हूँ, रेडियो सेट बनाने के लिए रुचि रखता हूँ, नहीं, मॉडल कार और एयरप्लेन बनाने में रुचि रखता हूँ। अगर ये रुचि है तो आपका विभाग टेक्निकल है। इसी प्रकार सोशल साइंसेस में, नहीं, इतिहास, अगर ये सब चीज़ों के अंदर मेरी रुचि है तो आपका विभाग सोशल साइंसेस में ज़्यादातर होती है। कनेक्शन, हॉस्पिटैलिटी, नहीं, क्या वो सब स्किल्स है उसके अंदर। ओके, नेक्स्ट। अभी इसमें क्या है, आप देखोगे कि एक बाजू जॉब्स है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, कोरियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब एक आपकी नौकरी की, व्यवसाय की एक लिस्ट है। तो ये लिस्ट के साथ आपके स्कूल के सब्जेक्ट कैसा जुड़ा हुआ है, नहीं। तो जॉब्स में अगर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में मेरा मैथ्स उपयोग में आएगी, साइंस उपयोग में आएगी, है कि नहीं। अगर एडवर्टाइजिंग है तो मेरी आर्ट्स एजुकेशन उपयोग में आएगी, इंग्लिश की, हिंदी की, गुजराती भाषा उपयोग में आएगी। तो करियर के साथ कौन सा आपका स्कूल के सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है वो भी एक दिशा देती है। तो आप उसमें रुचि डालो, उस सब्जेक्ट में ज़्यादा विकसित हो जाओ, ताकि आपको वो आपकी इंटरेस्टेड फील्ड में आप कार्य कर सकते हैं और करियर के साथ आपका सब्जेक्ट जुड़ सकते हैं। नहीं तो मैं साइंस क्यों पढ़ रहा हूँ, मैथ्स क्यों पढ़ रहा हूँ, पता ही नहीं है, नहीं कनेक्टेड टू द करियर। तो जैसे कि इंग्लिश में अगर आप लैंग्वेजेस में निष्णात हो तो इतने सारे करियर चॉइसेस है, एक्टर, एक्ट्रेस, एडवर्टाइजिंग, ऑथर, फाइल क्लर्क, मेडिकल लाइब्रेरियन, स्क्रिप्ट राइटर, टीचर, प्रीस्ट वगैरह। मैथमेटिक्स में है तो अकाउंटेंट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये फील्ड्स है। रिलेटेड टू साइंस, एरोस्पेस इंजीनियर, डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटिस्ट, पायलट, वो सब साइंस के अंदर जुड़ा हुआ है। तो ये विषय ये करियर के साथ जुड़ा हुआ है, वो कनेक्शन आप देख सकते हो। तो ये सब आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो बनाने में मदद रूप बनता है कि मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरा कला कौशल क्या है, मेरा क्षमताएं क्या है, वो सब, नहीं, मैं किस प्रकार का काम पसंद करता हूँ, मैं उग्र स्वभाव का हूँ, मैं टीम वर्कर हूँ वगैरह। वो सब जब हासिल करोगे, आपको एक प्रोफाइल आपको मिलेगा आपके 11th स्टैंडर्ड के बाद,
फिर आप वो आपके करियर के साथ आप जोड़नी कर सकते हैं। ये आपका करियर रिकॉर्ड है, ये सब फुल प्रोसेस करने के बाद मेरा प्रोफाइल मेरे हाथ में आता है। ठीक है, तो ये है सिलेबस। तो आपको क्या लगता है ये हम लागू करें हमारी करियर में? आप प्रोत्साहन दोगे आपके बच्चों की, बोलो ये सेशन अटेंड करें? ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा एक रोड मैप बताता हूँ, कैलेंडर ऑफ शेड्यूल। ये टेंटेटिव है, आपके बच्चों के साथ वापस बातचीत करके हम डेट्स नक्की करेंगे। ये थोड़ा टेंटेटिव शेड्यूल है। हमने सोचा है कि आने वाले रविवार को 30 अक्टूबर को हम करियर मैप लॉन्च करेंगे। तो जब हम ये लॉन्च करने वाले हैं तो पल्ली में कमीशनिंग होगी, करियर मार्क की जो ट्रेनर्स की टीम है, कोऑर्डिनेटर्स की टीम है, नहीं, और उसके साथ शाम को एक करियर लक्षित एक खेल खेला जाएगा। फिर मैं उन दृढ़ीकरण लिया हुआ बच्चों के लिए प्रोग्राम प्रतिनिधित्व रूप में किया जाएगा, क्योंकि उनके साथ ये फुल 16 सेशंस हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पोस्ट कॉन्फर्मेशन, ये साल में 16 सेशंस है। ये 16 सेशंस के अंदर ये फुल कवर हो जाता है। तो उसका एक तारीख दी गई है कि वो लोग कौन से तारीख में क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन जब हम बच्चों को मिलेंगे तो हम पूछेंगे आपका अनुकूल टाइम क्या है, आपका परीक्षा क्या है, उसके अनुसार हम वापस डेट्स फिक्स करेंगे। स्टैंडर्ड 11th जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में हैं तो अक्टूबर महीने में एक ही सेशन होगा, नवंबर महीने में 4 सेशन होंगे, दिसंबर महीने 1 सेशन होगा, जनवरी में 3 सेशन होंगे, फरवरी में 2 सेशन होंगे। तो कुल कितना है 11th स्टैंडर्ड के लिए? हम नहीं होते, 11th स्टैंडर्ड है 10 सेशंस, 10 सेशन है। ठीक है, अगर आपका बच्चा ये साल 10th स्टैंडर्ड में है तो केवल 5 सेशन है, 5 ही सेशन है, क्योंकि वो 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो आगे वाला जो भाग है तभी लिया जाएगा। तो आज ये साल के लिए ये 5 सेशन 9th ऑफ जनवरी में शुरू होता है, हाँ, नवंबर में शुरू होता है 14, 21, 25 और 12th। ठीक है, तो ये साल के लिए 10वीं क्लास के लिए करियर मार्क का सिर्फ 5 सेशन। 12th स्टैंडर्ड के लिए कितना है? 17, 18 सेशंस। क्यों है वो? क्योंकि हम 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस जो है एक ही साल में कवर करने जा रहे हैं। इसके वजह से ज़्यादा सेशंस हायर क्लासेस में आती है। 9th और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे जब इसके अंदर आएंगे तो जनवरी महीने में उसका ये शुरू होता है सिर्फ 5 सेशन। तो 8th और 9th का सिर्फ 5 सेशन लिया जाएगा। नेक्स्ट 5 सेशंस इन द नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट। अभी क्योंकि आज हम ये साल शुरू कर रहे हैं इसलिए थोड़ा ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन जब हम ये सिस्टम जब 2-3 साल के बाद प्रक्रिया जब चलेगी तो ऑटोमेटिक लाइन पे आ जाएगी कि ये साल में इतना ही सेशंस है, ज़्यादातर सेशंस नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर हम ये सेशंस लेते हैं तो आपकी राय चाहिए कि कौन सा समय में ले सकते हैं। संडे का दिन ही हो सकता है, लेकिन संडे का दिन में इवनिंग टाइम उचित होगा, 4 to 5:30, 5 to 6:30 जो भी है। क्या उस समय आपके लिए अनुकूल होगा बच्चों को भेजने के लिए? पिछले ग्रुप के पेरेंट्स बहुत ही उत्सुक थे, बोले फादर जैसे कि आपने बताया फादर ये करना चाहिए, अच्छी बात है। और वे लोग बोल रहे थे कि शाम के मास के पहला अगर ख़त्म हो तो अच्छी बात है। तो हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूला लेके कहा कि 4:30 to 6 o'clock 1.5 घंटा है, ताकि 6 o'clock और 6:30 के बीच में जो बफर टाइम है जिसको मास में जाना है वो मास जा सकते हैं, जो पेरेंट्स आते हैं उसमें नहीं। तो वो चीज़ है। तो मतलब कैटेकिज्म क्लास तो चलती रहेगी, वो अभी ऑनलाइन है, लेकिन जब पैंडमिक और ज़्यादा सुरक्षित मौका देता है तो क्लासेस, कैटेकिज्म क्लासेस के लिए वो सवेरे आएंगे। और करियर मार्क जो हर संडे नहीं होती, कोई संडेज में होता है, वो शाम के टाइम पे आएंगे। तो इस 4:30 to 6 o'clock होके 4:30 से 6 बजे के टाइम में ठीक है। हाँ, पोस्ट कम्युनियन का जो है कॉन्फर्मेशन ग्रुप का है, वो लोग और ज़्यादा बड़े बच्चे हैं तो उन लोग ने समझा कि 6 से 7:30 बजे का टाइमिंग उन लोग को और उचित लगा। ठीक है, बट फॉर ऑल बिलो दैट 8 to the 11th we'll have 4:30 to 6 o'clock। ठीक है, ओके। तो इसके पीछे का एक टीम जो है, मैंने आपको बताया कि हमारी युवा टीम जो है ये सब सेशंस लेने वाले हैं। लेकिन ये ध्यान में रखने के लिए कि ये करियर मार्क प्रोग्राम ट्रैक पे है, अच्छी तरीके से हेड टू टेल अच्छी तरीके से जा रही है, इसके लिए एक कोऑर्डिनेटिंग टीम है। और कोऑर्डिनेटिंग टीम के आवाज़ आपने सुने फ़ोन पे,
आपको बुलाते हुए, तो उन लोग का चेहरा पेश करना चाहता हूँ। प्लीज़ कम अप ओवर। तो हमारे लगभग 18-20 युवाओं के साथ हमारी एक कोऑर्डिनेटिंग टीम है। वहाँ पे लेज़ली भाई, जसंतो भाई, फ्रैंकलिन भाई, अजय भाई, शिनू बहन। हाँ, तो इन्होंने एक एक क्लास का जवाबदारी लिया है। तो जैसे कि 8वीं कक्षा का इंचार्ज कोऑर्डिनेटर है लेज़ली भाई, 9वीं क्लास का कोऑर्डिनेटर है अजय भाई, 10th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेटर है फ्रैंकलिन भाई, 11th स्टैंडर्ड का कोऑर्डिनेटर है जसंतो भाई, और 11th के बाद का जो पोस्ट कॉन्फर्मेशन का है शिनू बहन। तो अभी क्या करेंगे कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा पेरेंट्स की, जैसे कि आपका कैटेकिज्म टीचर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ऐसे ही करियर मार्क के एक व्हाट्सएप ग्रुप, हर एक क्लास का पेरेंट्स एक ग्रुप में होंगे। उस ग्रुप में आप भी शामिल हो, आपके बच्चों को भी शामिल कीजिए, मोबाइल नंबर है तो उसमें, ताकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो आपके कोऑर्डिनेटर टीचर के इंचार्ज के साथ होगा। तो ये साल 8वीं कक्षा का कोऑर्डिनेटर अगर लेज़ली बाय है, तो यही क्लास जब 9वीं क्लास में जाता है तो उसका कोऑर्डिनेटर अजय भाई बन जाता है। नहीं तो व्हाट्सएप जैसे कि हम लोग कैटेकिज्म में करते हैं उसी प्रकार का प्रक्रिया हम लोग अपनाएंगे। ठीक है, तो ये सब स्वैच्छिक बिना कोई पगार के वेतन का सेल्फलेस सर्विस है, इसलिए करियर कॉस्ट जो है हम बहुत ही लोगों की सेवा भाव की वजह से हमने कुछ ज़्यादा कॉस्ट रखा नहीं है, क्योंकि वॉलंटरी सर्विस में ये लोग अपने समय देने वाले हैं, युवाओं भी अपने समय देने वाले हैं। तो इसलिए ये जो हम लोग ने एक रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म तैयार किया है, जिसमें आप वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ सिर्फ 200 रुपये का एक फ़ी हमने चार्ज किया है। और वो 200 रुपये का फ़ी किसके लिए है? ये रिसोर्स मटेरियल के लिए। ये जो ज़ेरॉक्सिंग होगी, फाइल बनाना होगा, ये सब जो मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, उसमें ये फुल बुक उसको दिया नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही सेशन लिया जाता है उस सेशन के अनुरूप जो लागू होता है हैंड आउट वो दिया जाएगा, लेकिन एक फ़ाइल में रखे गएंगे। तो हमारी डिस्कशन में हम लोग ने ये कहा कि वो जो फाइल वो लोग बनाते हैं वो घर पे नहीं लेके जाएंगे, लेकिन कोऑर्डिनेटर्स अपने पास रखेंगे। लेकिन आपको अगर पता होना है कि क्या हो रहा है, तो आप ये एक बुक खरीद के रखिए घर पे, ताकि आप उन लोगों के साथ डिस्कशन कर सकते हो कि क्या हुआ था, कैसा चल रहा है। जैसे कि हमने बताया, पेरेंट्स का जो भागीदारी है, जो भूमिका है, आप ऐसे निभा सकते हो। नहीं तो लगभग इसका कॉस्टिंग मैं आपको बताऊंगा, 120-130 ऐसा कुछ कॉस्ट है इसका। जो भी एक्चुअल कॉस्ट ज़ेरॉक्स का है आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये खरीदना चाहोगे, एक कॉपी रखना चाहोगे। हिंदी में भी हमारे जो युवा मित्र हैं वो लोग हिंदी में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, नहीं, ताकि हिंदी बोलने, गुजराती बोलने वाले बच्चों को तो लाभ हो कि अभी मटेरियल इंग्लिश में है, लेकिन उसमें भी हम लोग भाषांतर करेंगे, तो उसका थोड़ा कॉस्टिंग निकाल के हम लोग ने वो फ़ी तय की है। हाँ, तो मैं कोऑर्डिनेटिंग टीम और युवाओं का बहुत शुक्रिया देता हूँ कि वो लोग इतना सेवा भाव से कहा कि फादर हम ये प्रोग्राम सपोर्ट करेंगे। और अपेक्षा रखता हूँ कि आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे भी रुचि है क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि युवाओं का स्थिरता शायद कभी कभी नहीं होती, शादी करके जाएंगे, जॉब कोई दूसरे विस्तार में मिले वो छोड़ के यहाँ से वहाँ पे जाएंगे, तो वो बैकअप के लिए और एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको खुद ऐसा लगता है कि मैं करना चाहता हूँ, तो आपको जो सेशंस बच्चे अनुभव कर रहे हैं, आप भी देखो कैसा सेशंस ले सकते हैं, आप थोड़ा ट्रेनिंग लो, आप भी क्लासेस लेने के लिए तैयार हो जाओगे, तो मैं आपको भी टीम में शामिल कर सकता हूँ। हाँ, बट यू टेल मी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड विद वो 200 रुपये का जो फ़ी आप दोगे, उसका रिसीट हम फाड़ के वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ही है, तो वापस दिया जाएगा। फादर अजय ने बहुत मेहनत किया है, उसका शुक्रगुजार हूँ मैं, और आज उसका यात्रा सफल हो। आराम लो फादर, थैंक यू वेरी मच।